हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है औद्योगिकरण का युग। ठीक है, ये 10 क्लास का हिस्ट्री है। चलिए शुरुआत करते हैं। क्या बोल रहा है? ईटी पॉल म्यूजिक कंपनी ने सन 1900 में संगीत की किताब प्रकाशित की थी, जिसकी जिल्द पर तस्वीर में नई सदी के उदय डॉन ऑफ द सेंचुरी का ऐलान किया गया था। जैसा कि आप इस चित्र में देख सकते हैं कि तस्वीर के मध्य में एक देवी जैसी तस्वीर है। यह देवी हाथ में नई शताब्दी के ध्वजा लिए प्रगति का फरिश्ता दिखाई देती है। उसका एक पांव पंखों वाले पहिए पर टिका हुआ। यह पहिया समय का प्रतीक है। उसकी उड़ान भविष्य की ओर, उसके पीछे उन्नति का चिन्ह तैर रहे हैं। रेलवे, कैमरा, मशीन, प्रिंटिंग प्रेस, कारखाना, मशीन और तकनीक का यह महिमा मंडन एक अन्य तस्वीर भी है और ज्यादा साफ दिखाई देता है। यह तस्वीर एक व्यापारिक पत्रिका के पन्नों पर 100 साल से भी पहले छपी थी। यह तस्वीर में 2 जादूगर दिखाए गए हैं। ऊपर वाले हिस्से में ओरिएंट इलाकों का अलादीन और जिसने अपने जादुई चिराग को रगड़ कर एक भय महल का निर्माण कर दिया है। नीचे एक आधुनिक मैकेनिक है जो अपने आधुनिक औजारों से एक नया जादू रच रहा है। वह पुल, पानी के जहाज, मीनार और गगनचुंबी इमारतें बनाता है। अलाउद्दीन पूरब और अतीत का प्रतीक है। मैकेनिक पश्चिम की ओर आधुनिकता की। यह तस्वीर आधुनिक विश्व का विजय गाथा कहती है। इस गाथा में आधुनिक विश्व द्रुत तकनीकी बदलाव का आविष्कार, मशीनों का कारखानों, रेलवे और वाष्पोतों की दुनिया के रूप में दर्शाया गया है। इसमें औद्योगिकरण का इतिहास विकास के कहानी रूप में सामने आता है और आधुनिक युग का तकनीकी प्रगति के भव्य युग के रूप में उभरता है। अब ये छवियां और संबंध लोकमानस का हिस्सा बन चुके हैं। क्या आप ये तेज औद्योगिकरण और प्रगति की आधुनिकता के काल के रूप में नहीं देखते हैं? क्या आपको नहीं लगता है कि रेलवे और फैक्ट्रियों का निर्माण, गगनचुंबी इमारतों का पुल विस्तार समाज के विकास का द्योतक होता है? ये छवियां किस प्रकार से विकसित हुई है? इन विचारों का हमारा क्या संबंध है? क्या औद्योगिकरण के लिए तीव्र तकनीकी विकास हमेशा जरूरी होता है? क्या आज भी तमाम इस तरह के कामों का दिनों दिन बढ़ते मशीनीकरण का गुणगान कर सकते हैं? औद्योगिकरण के लोगों की जिंदगी पर क्या असर पड़ता है? ऐसे सवालों को जवाब देने के लिए हमें औद्योगिकरण के इतिहास को समझना पड़ेगा। इस अध्याय में हम यही इतिहास पढ़ेंगे कि यहाँ हम दुनिया के पहले औद्योगिकरण के राष्ट्र ब्रिटेन और उसके बाद में औद्योगिकरण का अध्ययन करेंगे, जहाँ औद्योगिक बदलाव का पैटर्न औपनिवेशिक शासन से तय हो रहा था। बोल रहा औद्योगिक क्रांति से पहले। औद्योगिक क्रांति को अक्सर हम कारखाना के विकास के साथ जोड़कर देखते हैं। अब हम औद्योगिक उत्पादन की बात करते हैं तो हमारा आशय फैक्ट्रियों से होने वाले उत्पादन से होता है। जब हम औद्योगिक मजदूरों की बात करते हैं तो हमारा आशय कारखानों में काम करने वाले मजदूरों से होता है। औद्योगिकरण के इतिहास में अक्सर प्रारंभिक फैक्ट्रियों की स्थापना से शुरू होती है। इस पर सोच एक नई समस्या है। दरअसल इंग्लैंड और यूरोप फैक्ट्रियों की स्थापना से पहले अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बड़े पैमाने पर औद्योगिक उत्पादन होने लगा था। यह उत्पादन फैक्ट्रियों में नहीं होता था। बहुत सारे इतिहासकार औद्योगिकरण के इस चरण को आदि औद्योगिकरण के नाम से भी नाम देते हैं। 17वीं 18वीं शताब्दी में यूरोपीय शहरों में सौदागर गांवों के तरफ से रुख करने लगे थे। वे किसानों और कारीगरों को पैसा देते थे और उनमें अंतर्राष्ट्रीय बाजार के लिए उत्पादन करवाते थे। उस समय विश्व व्यापार के लिए विस्तार और दुनिया के विभिन्न भागों में औपनिवेशिक स्थापना के कारण चीजों की मांग बढ़ने लगी। इस मांग को पूरा करने के लिए केवल शहरों के राती उत्पादन नहीं बढ़ाया जा सकता था। वजह यह था कि शहरों में शहरी दस्तकारी व्यापारी गिल्ड काफी ताकतवर थे। ये गिल्ड उत्पादकों के संगठन होते थे। गिल्ड से जुड़े उत्पादक कारीगरों को प्रशिक्षण देते थे, उत्पादकों नियंत्रण रखते थे, प्रतिस्पर्धा और मूल्य तय करते थे, व्यवसाय में नए लोगों को आने से रोकते थे। शासकों में विभिन्न गिल्ड्स खास उत्पादकों के उत्पादन में व्यापार का अधिकार दिया हुआ होता था। फलस्वरूप नए व्यापारी शहरों में कारीगर नहीं कर सकते थे, इसलिए वे गाँवों की तरफ जाने लगे। गांव में गरीब काश्तकार, दस्तकार, सौदागर के लिए काम करने लगे थे। जैसा कि आपने पिछले साल की पाठ्य पुस्तक में देखा, यहाँ एक ऐसा समय था जब खुले खेत में खत्म होते जा रहे थे। कॉमन्स की बाड़ाबंदी की जा रही थी। अब तक छोटी रोजी रोटी के लिए साझा जमीनों में जानवरों की लकड़ी, बोरियां, सब्जियां, भूसा, चारा आदि बीनकर काम चलाने के छोटे किसानों काटेजर गरीब किसानों के लिए आमदनी के स्रोत ढूंढ रहे थे। बहुत से छोटे मोटे खेत थे जो लेकिन
लेकिन उनसे घर के सारे लोगों का पेट नहीं भर जा सकता था। इसलिए जब सौदागर वहां आए तो उन्होंने माल पैदा करने के लिए पेशगी रकम दी और किसान फौरन तैयार हो गए। सौदागर के लिए काम करते हुए वे गांव के भी रहते थे और बहुत छोटे छोटे खेतों में संभाल कर रखते थे। इस आदि औद्योगिक उत्पादन से पहले आमदनी खेती के कारण सिमटी आय में बड़ा सहारा दिया। अब पूरे परिवार का श्रम संसाधनों का इस्तेमाल मौका भी मिल गया। इस व्यवस्था में शहरों के गांवों के बीच एक घनिष्ठ संबंध विकसित हुआ। सौदागर रहते तो शहरों में थे, लेकिन उनके काम ज्यादातर देहात में चलता था। इंग्लैंड के कपड़ा व्यवसायी यानी स्टेपलर ऊन खरीदते थे और उस सूत काटने वाले के पास पहुंचा देते थे। इससे जो धागा मिलता था उसे बुनकर यानी फुलर्स और रंग साजों के पास ले जाता था। लंदन में कपड़ों का फिनिशिंग होता था। इस बाद निर्यातक व्यापारी कपड़ों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बेच देते थे। इसलिए लंदन को फिनिशिंग सेंटर रूप में जाना जाने लगा। यह आदि औद्योगिक व्यवस्था व्यावसायिक आदान प्रदान के नेटवर्क का हिस्सा था। इस पर सौदागरों का नियंत्रण था। चीजों का उत्पादन कारखानों के बजाय घरों में होता था। उत्पादन के प्रत्येक चरण में प्रत्येक सौदागर 20 से 25 मजदूरों के काम करवाता था। इसका मतलब यह था कि कपड़ों के हर सौदागर के पास सैकड़ों मजदूर काम करते थे। इंग्लैंड में सबसे पहले 1730 के दशक में कारखाने खुले, लेकिन उनकी संख्या तेजी से इजाफा 18वीं सदी के आखिरी में हुआ। कपास कॉटन के युग का प्रतीक था। 19वीं सदी में आखिरी कपास उत्पादन में भारी बढ़ोतरी हुई। 1760 में ब्रिटेन में कपास उद्योगों की जरूरतों को पूरा करने के लिए 25 लाख पौंड कच्चे कपास के आयात था। 1787 में बढ़कर 220 लाख पौंड पहुंच गया। यह इजाफा उत्पादन की प्रक्रिया में बहुत सारे बदलाव का परिणाम था। आइए देखें कि बदलाव कौन कौन से थे। 18वीं सदी के कई ऐसे आविष्कार हुए जिन्होंने उत्पादन प्रक्रिया को कार्डिंग यानी ऐंठना या कटाई लपेटने के हर चरण को कुशलता बढ़ा दी। प्रति मजदूर उत्पादन बढ़ गया। पहले से ज्यादा मजदूर धागों के रेशों का उत्पादन होने लगा। इसके लिए रिचर्ड आर्कराइट के सूती कपड़ों का मिल की रूपरेखा सामने रखी। अभी तक कपड़ों का उत्पादन पूरे देहात में फैला हुआ था। यहाँ काम लोग अपने करते थे, लेकिन अब महंगी नई मशीनें खरीद कर उन्हें कारखानों में लगाया जा सकता था। कारखानों में सारी प्रक्रिया इसकी छत के नीचे और मालिक के हाथों में आ गई। इसके चलते उत्पादन प्रक्रिया में निगरानी, गुणवत्ता, ध्यान रखना, मजदूरों पर नजर रखना संभव हो गया। जब तक उत्पादन गांव में हो रहा था तब तक ये सारे काम संभव नहीं थे। 19वीं सदी की शुरुआत में कारखाने इंग्लैंड और भूदेश का अभिन्न अंग बन गए थे। ये नए कारखाने इतने विशाल और नई प्रौद्योगिकी की ताकत इतनी जादुई दिखाई देती थी कि उस समय लोगों की आंखें चौंधिया जाती थी। लोगों का ध्यान कारखाने पर टिका रहता था। यह बात मानो भूल जाते थे कि उनकी आंखों को ओझल गलियों और वर्कशॉप में अभी भी उत्पादन चालू है। औद्योगिकरण की प्रक्रिया इतनी तेज थी कि औद्योगिकरण का मतलब केवल फैक्ट्री उद्योगों के विकास तक सीमित नहीं था। सूती उद्योग और कपास उद्योग ब्रिटेन के सबसे फूलते उद्योग थे। तेजी से बढ़ता हुआ 1840 के दशक में औद्योगिकरण के पहले चरण में बड़ा उद्योग बन चुका था। इसके बाद लोहा स्टील उद्योग भी आगे निकल गया। 1840 के दशक में इंग्लैंड, 1860 के दशक में उपनिवेशों के रेलवे का विस्तार होने लगा था। फलस्वरूप लोहे और स्टील जरूरत तेजी से बढ़ने लगी थी। 1873 में ब्रिटेन में लोहा और स्टील निर्यात का मूल्य लगभग 7.7 करोड़ पौंड पहुंच गया था। यह राशि इंग्लैंड की कपास निर्यात मूल्य की दोगुनी थी। दूसरा, नए उद्योग परंपरागत उद्योग इतनी आसानी से हाशिए पर नहीं ढकल सकते थे। 19वीं सदी के आखिरी में तकनीकी रूप से विकसित औद्योगिक क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों की संख्या कुल मजदूरों के 20% से ज्यादा नहीं था। कपड़ा उद्योग एक गतिशील उद्योग था, लेकिन इसके उत्पादन का बड़ा हिस्सा कारखानों पे नहीं बल्कि घरेलू इकाई से होता था। तीसरा, यद्यपि परंपरागत उद्योगों में परिवर्तन की गति भाप से चलने वाली सूती और धातु उद्योग की तय नहीं हो रही थी, लेकिन यह परंपरागत उद्योग पूरी तरह से ठहराव की अवस्था में भी नहीं था। खाद्य प्रसंग, निर्माण, पोट्री, कांच के काम, चर्म शोधन, फर्नीचर, औजारों का उत्पादन जैसे बहुत सारे केस मशीनों के क्षेत्रों में तरक्की हो रही थी। वह मुख्य रूप से साधारण और छोटे छोटे आविष्कार का परिणाम था। चौथी, प्रौद्योगिक बदलाव गति सीमा धीमी थी। औद्योगिक भूदृश्य पर ये बदलाव नाटकीय तेजी से नहीं फैले थे। नए तकनीक महंगी थी। सौदागर व्यापारी और इनके इस्तेमाल पर सवाल फूंक कर कदम बढ़ाते थे। मशीनें अक्सर खराब हो जाती थी। उनका मरम्मत काफी खर्च आता था और वो इतना अच्छी नहीं होती थी जितना अधिक आविष्कार और निर्माताओं का दावा था।
इस बात को समझने के लिए आइए हम भाप के ईंधन का उदाहरण लें। जेम्स वाट ने न्यू कॉमन द्वारा बनाए गए भाप के ईंधन में सुधार किया। 1871 में नए ईंधन को पेटेंट करा लिया। इस मॉडल उत्पादन में उनके दोस्त उद्योगपति मैथ्यू बोल्टन ने किया। सालों पर तो कोई खरीदार नहीं मिला। 19वीं सदी के शुरुआत में पूरे इंग्लैंड में भाप के सिर्फ 321 इंजन थे। इनमें से 80 इंजन तो सूती उद्योगों के लिए और 9 उन उद्योगों के लिए, बाकी खनन, नहर निर्माण, लो कायरों के इस्तेमाल में हो रहे थे। और किसी उद्योग में भाप के इंजनों का इस्तेमाल काफी समय बाद भी नहीं हुआ, यानी मजदूरों को उत्पादन क्षमता कई गुना बढ़ाने की संभावना वाली सबसे शक्तिशाली प्रौद्योगिकी अपनाने में उद्योगपति बहुत हिचकिचा रहे थे। अब इतिहासकार इस बात को मानने लगे कि 19वीं सदी के मध्य का औसत मजदूरों मशीनों का काम करने वाली नहीं बल्कि परंपरागत कारीगरों का मजदूरों का होता था। हाथ का श्रम और वाष्प शक्ति। विक्टोरिया कालीन ब्रिटेन में मानव श्रम में कोई कमी नहीं था। गरीब किसान, बेकार लोग कामकाज की तलाश में बड़ी संख्या में शहरों में जाते थे। जैसे कि आप लोग जाने कि जब श्रमिकों की बहुतायत होती थी तो वेतन गिर जाते थे, इसलिए उद्योगपतियों को श्रमिकों की कमी और वेतन के मध्य में भारी लागत जैसी कई परेशानी नहीं होती थी। उन्हें ऐसी मशीनों को कोई दिलचस्पी नहीं थी जिनके कारण मजदूरों को छुटकारा मिल पाए, जिन पर बहुत ज़्यादा खर्चा आने वाला है। बहुत सारे उद्योगों में श्रमिकों की मांग मौसमी आधार पर घटती बढ़ती रहती थी। गैस घरों में, शराब खानों में जाड़ों के दौरान खास काम रहता था। इस दौरान उन्हें ज्यादा मजदूरों की जरूरत होती थी। क्रिसमस के समय बुक बाइंडरों और पेंटरों के दिसंबर से पहले अतिरिक्त मजदूरों को दरकार रहती थी। बंदरगाहों पर जहाजों की मरम्मत, साफ सफाई और सजावट का काम भी जाड़ों में ही किया जाता था। जिन उद्योगों में मौसम के साथ उत्पादन घटता बढ़ता था, वहाँ उद्योगपति मशीनों के बजाय मजदूरों को भी काम पर रखना पसंद करते थे। बहुत सारे उत्पादन केवल हाथ से ही तैयार किए जाते थे। मशीनों में एक जैसे तय किस्म के उत्पाद ही बड़ी संख्या में बनाए जा सकते थे, लेकिन बाजार में अक्सर बारीक डिजाइन और खास आकार वाली चीज़ों की काफ़ी मांग रहती थी। उदाहरण के लिए ब्रिटेन 19वीं सदी के मध्य में 500 तरह के हथौड़े, 45 तरह की कुल्हाड़ियाँ बनाई जाती थी। इन्हें बनाने के लिए यांत्रिक प्रौद्योगिकी की नहीं बल्कि इंसानी निपुणता की जरूरत होती थी। विक्टोरिया कालीन ब्रिटेन में उच्च वर्ग के लोग कुलीन और पूंजीपति वर्ग हाथों से बनी चीज़ों को तरजीह देते थे। हाथ से बनी चीज़ों को परिष्कार और सुरुचि का प्रतीक माना जाता था। उनकी फिनिश अच्छी होती थी, उनको एक एक करके कर बनाया जाता था, उनका डिजाइन अच्छा होता था। मशीनों से बनने वाले उत्पादकों को उपनिवेशों को निर्यात कर जाता था। जिन देशों में मजदूरों की कमी होती थी वहाँ उद्योगपति मशीनों का इस्तेमाल करना ज़्यादा पसंद करते थे ताकि कम से कम मजदूरों का इस्तेमाल करके वे अपना काम चला सके। 19वीं सदी की अमेरिका में यही स्थिति, लेकिन ब्रिटेन में कामगारों की कोई कमी नहीं थी। मजदूरों की जिंदगी। बाजार में श्रम की बहुतायत से मजदूरों की जिंदगी प्रभावित हुई। जैसे ही नौकरियां गांवों में पहुंची तो सैकड़ों की तादाद पर लोगों के हुजूम शहरों की तरफ चल पड़ा। नौकरी मिलने की संभावना यारी दोस्ती, कुटुंब, जारिए जान पहचान के निर्भर होती थी। अक्सर किसी कारखानों में आपका रिश्तेदार या दोस्त लगा हुआ तो नौकरी मिलने की संभावना ज़्यादा रहती थी। सबके पास सामाजिक संपर्क नहीं होता था। रोजगार चाहने वाले बहुत से लोगों को हफ्तों इंतजार करना पड़ता था। वो पुलों के नीचे रेल बसेरों रातों काटते थे। कुछ बेरोजगार शहर में बनी निजी रेल बसेरों में रहते थे। बहुत सारे निर्धन कानून विभाग द्वारा चलाए जाने वाली अस्थायी बसेरों में रुकते थे। बहुत सारे उद्योगों में मौसमी काम की वजह से कामगारों के बीच में बहुत समय तक खाली बैठना पड़ता था। काम का सीजन गुजर जाने के बाद गरीब दोबारा सड़क पर आ जाते थे। कुछ लोग जाड़ों के बाद गाँव में चले जाते थे, जहां उस समय काम निकलने लगता था। लेकिन ज़्यादातर शहर में ही छोटा मोटा काम ढूंढने की कोशिश करते थे। 19वीं सदी के मध्य में तक आसान काम नहीं था। 19वीं सदी की शुरुआत में वेतन कुछ सुधार आया, लेकिन इससे मजदूरों की हालत की बेहतरी का पता नहीं चलता। औसत सैकड़ों आंकड़ों से अलग अलग व्यवसायों के बीच आने वाले फर्क और साल दर साल होने वाले उतार चढ़ाव की छिपे रहते थे। मिसाल के तौर पर जब लंबे नेपोलियनी युद्ध के दौरान कीमतें तेजी से बढ़ी तो मजदूरों की आय में वास्तविक मूल्य भारी कमी आएगी। अब उन्हें वेतन पहले जितना मिलता था, लेकिन उससे वे पहले जितनी चीज़ें नहीं खरीद सकते थे। मजदूरों को आमदनी भी सिर्फ वेतन पर ही निर्भर नहीं रहता था। रोजगार की अवधि भी बहुत महत्वपूर्ण थी। मजदूरों को औसत दैनिक आय इससे तय होती थी कि उन्होंने कितने दिन काम किया है।
19वीं सदी के मध्य में सबसे अच्छा हालत भी तय, लगभग 10% शहरी आबादी निहायत गरीब थी। 38 के दशक में आई आर्थिक मंदी जैसे जैसे बेरोजगारों की संख्या विभिन्न क्षेत्रों में 35 से 75% पहुंच गई। बेरोजगारों की आशंका के कारण मजदूर नई प्रौद्योगिकी चिरते थे। जब ऊन उद्योग में स्पिनिंग जेनी मशीन का इस्तेमाल करना शुरू किया तो हाथ से ऊन काटने वाले औरतें इस तरह मशीनों का हमला करने लगे। जेनी के इस्तेमाल पर यह टकराव लंबे समय तक चलता रहा। 38 से 40 के दशक में शहरों में निर्माण गतिविधि तेजी बढ़ी, लोगों के लिए नए रोजगार पैदा हुए, सड़कों पर चौड़ा किया गया, नए रेलवे स्टेशन बने, रेलवे लाइन विस्तार किया गया, सुरंगें बनाई गई, निकासी द्वार सीवर व्यवस्था बिछाई गई, नदियों के तटबंध बनाए गए। परिवहन उद्योग में काम करने वाले संख्या 40 के दशक में दोगुनी और 30 सालों की में या फिर दोगुनी हो गई। अब और उपनिवेशों में औद्योगिकरण। आइए हम भारत पर नजर डालें, देखें उपनिवेश का औद्योगिकरण कैसे होता है। यहाँ भी हम कारखाना उद्योग के साथ गैर मशीन क्षेत्र भी ध्यान रखेंगे। हमारा अध्ययन मुख्य रूप से कपड़ा उद्योग में सीमित रहेगा। मशीनों के उद्योग में युग से पहले अंतर्राष्ट्रीय कपड़ा बाजार में भारत के रेशमी सूती उत्पादन के दबदबा रहा था। बहुत सारे देशों में मोटा कपास पैदा होता था, लेकिन भारत में पैदा होने वाला कपास महीन किस्म का था। आर्मेनिया और फारसी सौदागर पंजाब के अफगानिस्तान, पूर्वी फारस, मध्य एशिया के रास्ते यह चीज़ें लेकर जाते थे। यहाँ से बने कपड़े महीन कपड़े ठान ऊँटों की पीठ पर लाद कर पश्चिमोत्तर सीमा पहाड़ी दरों में रेगिस्तान के पार ले जाते थे। मुख्य पूर्व औपनिवेशिक बंदरगाहों में फलता फूलता व्यापारी समुद्री व्यापार चलता था। गुजरात के तट पर स्थित सूरत बंदरगाह के जरिए भारत खाड़ी और लाल सागर के बंदरगाहों में जुड़ा हुआ था। कोरोमंडल के तट पर मछलीपट्टनम, बंगाल के हुगली के माध्यम से भी दक्षिण पूर्वी एशियाई बंदरगाहों के साथ खूब व्यापार चलता था। निर्यात व्यापार के इस नेटवर्क में बहुत सारे भारतीय व्यापारी और बैंकिंग सक्रिय थे। उत्पादन में पैसा लगाते थे, चीज़ों को लेकर जाते थे, निर्यातकों को पहुंचाते थे। माल भेजने वाले आपूर्ति सौदागरों के जरिए बंदरगाहों पर नगर देश भीतरी इलाकों में जुड़े हुए थे। ये सौदागर बुनकरों बहुत पेशगी देते थे। बुनकरों से तैयार कपड़ा खरीदते थे और उसे बंदरगाहों तक पहुंचाते थे। बंदरगाह पर बड़े जहाज मालिक निर्यात व्यापारी के दलाल कीमत पर मोल भाव करते थे और आपूर्ति सौदागर के माल खरीदते थे। 1750 के दशक में भारतीय सौदागरों के नियंत्रण वाला नेटवर्क टूटने लगा था। यूरोपीय कंपनियों की ताकत बढ़ती जा रही थी। पहले उन्हें स्थानीय दरबारों कई तरह की रियायतें हासिल की। उसके बाद उन्होंने व्यापार पर इज़्ज़तदारी अधिकार प्राप्त कर लिया। जैसे सूरत, हुगली दोनों पुराने बंदरगाह कमजोर पड़ गए। इन बंदरगाहों से होने वाले निर्यात नाटकीय कमी आई। पहले जिस कर्जे में व्यापार चलता था वह खत्म होने लगा था। धीरे धीरे स्थानीय बैंकर दिवालिया हो गए। 17वीं सदी के आखिरी सालों में सूरत बंदरगाह में होने वाले व्यापार का कुल मूल्य 1.6 करोड़ रुपये था। 1740 के दशक में यह गिरकर 30 लाख रुपये रह गया। सूरत और हुगली कमजोर पड़ रहे थे। बम्बई, कलकत्ता स्थिति सुधर रही थी। पुराने बंदरगाहों को नए बंदरगाहों को बढ़ता महत्व औपनिवेशिक सत्ता की बढ़ती ताकत के संकेत था। नए बंदरगाहों के जरिए होने वाला व्यापार यूरोपीय कंपनी के नियंत्रण में था। यूरोपीय जहाजों के जरिए होता था। बहुत सारे पुराने व्यापारी घराने ढह चुके थे, वे बचे रहना चाहते थे। उनके पास यूरोपीय व्यापारी कंपनियों के नियंत्रण वाले नेटवर्क में काम करने वाले अलावा कोई चारा नहीं था। इन बदलावों को बुनकरों और अन्य कारीगरों की जिंदगी किस तरह से प्रभावित किया। बोरा बुनकरों के साथ क्या हुआ? तो 1760 के दशक में ईस्ट इंडिया कंपनी की सत्ता में शहरीकरण की शुरुआत से भारत के कपड़ा उद्योग गिरावट नहीं आई। ब्रिटिश कपास उद्योग अभी फैलना शुरू नहीं हुआ था। यूरोप के बारीकी कपड़ों को भारी मांग थी, इसलिए कंपनी भी भारत में बने वाले कपड़ों के निर्यात को वही फैलाना चाहती थी। 1760 के दशक में बंगाल और कर्नाटक में राजनीतिक सत्ता स्थापित करने से पहले ईस्ट इंडिया कंपनी निर्यात के लिए लगातार सप्लाई आसान नहीं मिल जाती थी। बुने हुए कपड़ों को हासिल करने के लिए फ्रांसीसी, डच, पुर्तगाली स्थानीय व्यापारियों की होड़ में रहते थे। इस प्रकार बुनकर और आपूर्ति सौदागर खूब मोल भाव करते थे और अपना माल सबसे ऊंची बोली लगाकर खरीद कर ही बेचते थे। लंदन भेजे गए अपने पत्र में कंपनी के अफसरों ने आपूर्ति की मुश्किलें और उच्च दामों को बार बार जिक्र किया है। लेकिन एक बार ईस्ट इंडिया कंपनी की राजनीतिक सत्ता हासिल हो जाने के बाद कंपनी व्यापार का अधिकार दावा कर सकती थी। फलस्वरूप उसने प्रतिस्पर्धा खत्म करने, लागतों में अंकुश लगाने, कपास के रेशमी बनी चीज़ों का नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए प्रबंधन नियंत्रण की एक नई व्यवस्था लागू कर दी। यह काम कई चरणों में किया गया था।
कंपनी में कपड़ा व्यापार सक्रिय व्यापारी दलालों को खत्म करने, बुनकरों को ज़्यादा प्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित करने की कोशिश की। कंपनी ने बुनकरों को निगरानी रखने, माल इकट्ठा करने, कपड़ों की गुणवत्ता जांचने के लिए वेतनभोगी कर्मचारी तैनात पर किए गए, जिन्हें गुमास्ता कहा जाने लगा। कंपनी को माल बेचने वाले बुनकरों को अन्य खरीदारों के साथ कारोबार करने पर पाबंदी लगा दी गई, जिसके लिए उन्हें पेशगी की रकम दी जाती थी। यही काम का ऑर्डर मिलने पर बुनकरों को कच्चा माल खरीदने के लिए कर्जा दिया जाता था। जो कर्जा लेते थे उन्हें अपना बनाया हुआ कपड़ा बुनकरों को देना पड़ता था। वे उसे किसी और व्यापारी को नहीं बेच सकते थे। जैसे जैसे कर्जे मिलते गए, महीन कपड़े की मांग बढ़ने लगी, ज़्यादा कमाई की आस बुनकर बेचगी स्वीकार करने लगे। बहुत सारे बुनकरों के पास जमीन के और छोटे छोटे पट्टे थे, जिन पर वो खेती करते थे, अपने परिवार की जरूरतों को पूरा कर लेते थे। अब वे इस जमीन पर भाड़े पर लेकर पूरा समय बुनकरों के लगाने लगे। अब पूरा परिवार यही काम करने लगा। बच्चे, औरतें सभी कुछ न कुछ काम करने लगते थे। लेकिन जल्दी ही बहुत सारे बुनकरों ने गांव में बुनकरों और गुमशुदों के बीच टकराव की खबर आने लगी। इससे पहले आपूर्ति सौदेगर अक्सर बुनकर में गांव में रहते थे। बुनकरों में से उनके नज़दीकी ताल्लुकदार होते थे। वे बुनकरों की जरूरतों को ख्याल रखते थे और संकट के समय उनको मदद भी करते थे। नए गुमस्तों के बाहर लोग थे, उनका गांव में पुराना सामाजिक संबंध नहीं था। वे दमपूर्ण व्यवहार करते थे, सिपाहियों को चपरासियों के लेकर आते थे उन्हें, और माल समय से तैयार नहीं होने की स्थिति में बुनकरों को सजा देते थे। सजा के तौर पर बुनकरों को अक्सर पीटा जाता था, कोड़े बरसाए जाते थे। अब बुनकरों ना तो दाम पर मोलभाव कर सकते थे और ना ही किसी और को माल बेच सकते थे। उन्हें कंपनी को जो कीमत मिलती थी वह बहुत कम थी। वे कर्जों की वजह से कंपनी से बंधे हुए थे। कर्नाटक और बंगाल में बहुत सारे स्थानों पर बुनकर गांव छोड़कर चले गए। वे अपने रिश्तेदारों को यहाँ किसी और गांव के करघा लगा लेते थे। कई स्थानों पर कंपनी के उसके अफसरों का विरोध करते हुए गांव के व्यापारियों के साथ मिलकर बुनकरों ने बगावत कर दी। कुछ समय बाद बहुत सारे बुनकर कर्जा लौटाने से इनकार करने लगे। उन्होंने करघे को बंद कर दिया, खेतों में मजदूरी करने लगी। 19वीं सदी के आते आते कपास बुनकरों के सामने नई समस्या पैदा होगी। बोरैम भारत में मैनचेस्टर का नाम। 1772 में ईस्ट इंडिया कंपनी अफसर हेनरी पोथलो ने कहा था, भारतीय कपड़े की मांग कभी कम नहीं थी हो सकती, क्योंकि दुनिया में किसी और देश के भी इतना अच्छा माल नहीं बनता है। लेकिन हम देखते हैं कि 19वीं सदी की शुरुआत में भारत कपड़ा निर्यात गिरावट आने लगा था। समय के रहते जारी रहा। 1812 सूती माल का हिस्सा 33% था। 1850-51 में मात्र 3% रह गया। ऐसा क्यों हुआ? इसका निहितार्थ क्या था? जब इंग्लैंड में कपास उद्योग विकसित हुआ तो वहां के उद्योगपति दूसरे देशों से आने वाले आयात को लेकर परेशान दिखाई दे रहे। उन्होंने सरकार पर दबाव डाला कि आयातित कपड़ों पर आयात शुल्क वसूल करे, जिससे मैनचेस्टर से बने कपड़े बाहरी प्रतिस्पर्धा के बिना इंग्लैंड में आराम से बिक सके। दूसरी तरफ ईस्ट इंडिया कंपनी दबाव डाला कि ब्रिटिश कपड़ों को भारतीय बाजार में बेचे। 19वीं सदी की शुरुआत में ब्रिटेन में वस्त्र उत्पादकों को निर्यात में नाटकीय वृद्धि हुई। 18वीं सदी की आखिर में भारत में उत्पादकों का ना बराबर निर्यात होता था। 1850 के आते आते सूती का आयात भारतीय आयात में 31% हो गया। 1870 के यह आंकड़ा 50% से ऊपर चला गया। इस प्रकार भारत में कपड़ा बुनकरों के सामने एक दो समस्या थी। उनका निर्यात बाजार ढह रहा था, स्थानीय बाजार सिकुड़ने लगा था। स्थानीय बाजार मैनचेस्टर के आयाती मालों से भरमार थी। कम लागत मशीनों से बनने वाली आयातित कपास उत्पाद इतने सस्ते थे कि बुनकर उनका मुकाबला नहीं कर सकते थे। 1850 के दशक में देश के ज़्यादातर बुनकरों इलाकों में गिरावट और बेकरी के लिए किस्मों को भरमार थी। 1860 के दशक में बुनकरों ने सामने नई समस्या खड़ी हो गई। उन्हें अच्छी कपास नहीं मिल रही थी। जब अमेरिका की युद्ध शुरू हुआ तो अमेरिका के कपास की आमद बंद हो गई। ब्रिटेन भारत में कच्चा माल मांगने लगा। भारत में कच्चे माल कपास की निर्यात में वृद्धि, इसकी कीमती आसमान छूने लगा। बुनकरों के कच्चे माल के लाल पड़ गए। उन्होंने मनमानी कीमतें पर कच्ची कपास खरीदनी पड़ती थी। ऐसी सूरत में बुनकरों ने सहारे पेट पालना संभव नहीं था। 19वीं सदी के आखिरी में बुनकरों ने कारीगरों के सामने एक और समस्या आ गई। अब भारतीय कारखानों में उत्पादन होने लगा था और बाजार मशीनों को कम बनी चीज़ों को पट गया था। ऐसे बुनकरों को उद्योग किस तरह से कायम रह सकता था?